हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ मिस्टर आलोक खरे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CIL लर्निंग मैथ्स पन्ना। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड क्लास 11th का जो है, और उसका टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। क्या है ट्रिग्नो और बेसिक बात करें तो इस चैप्टर में अब 11th क्लास में इस चैप्टर का नाम हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और हमने 10th क्लास में इस चैप्टर के बारे में भी 10th क्लास में हमने पढ़ा था केवल ट्रिग्नोमेट्री। तो 11th में हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो क्या फर्क होगा 10th क्लास और 11th क्लास में? तो वहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में जाना था, और अब हम इस 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। और हमने सेकंड चैप्टर जो भी स्टूडेंट्स डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, है ना, तो वो उनको पहले सेकंड चैप्टर कवर करना चाहिए, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के पहले आपको सेट कवर करना चाहिए, क्योंकि सेट, जब आप सेट चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपको रिलेशन के बारे में पता चलेगा कि रिलेशन क्या होता है। जब रिलेशन बनने लगेगा तो आप फंक्शंस के बारे में समझेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, डोमेन, रेंज, वो कैसे फाइंड की जाती हैं। फिर उसके बाद आप बात करते हैं चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इस चैप्टर्स में हम अभी स्टार्टिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमें एंगल्स के बारे में जानना है। अब आप लोग ये कहेंगे कि एंगल के बारे में तो हम बहुत छोटी छोटी क्लासेस से स्टडी करते चले आ रहे हैं। आप 6th क्लास में ज्योमेट्री के बारे में पढ़े, वहाँ पे आपने एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा। तो अब 11th में भी आपको पढ़ने को मिल रहा, लेकिन थोड़ा सा एंगल के बारे में ये जानेंगे कि एंगल को मेजरमेंट हम किस डायरेक्शन में करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजर करते हैं तो एंगल्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और एंगल्स बेसिकली यदि बात करें तो छोटी क्लास में हमने पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अब एंगल पढ़ना है तो एंगल की डेफिनेशन तो जानना जरूरी है। एंगल है क्या? एंगल इज अ गैप बिटवीन एनी टू रेस आर एनी टू लाइन सेगमेंट। ये हमने बिल्कुल बेसिक क्लासेस में इनके बारे में बात की है। सेगमेंट which have one common vertex, जिनके बीच में वन वर्टेक्स क्या हो, कॉमन। ठीक है। एंगल क्या है? एंगल गैप है। एंगल क्या है? गैप है। किन के बीच का गैप है? कोई टू रेज या टू लाइन सेगमेंट। और ऐसी टू रेज या ऐसे दो लाइन सेगमेंट जिनके बीच में वन वर्टेक्स कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं, तो अब जैसे यहाँ पे ओ ए एक रे है और ओ बी अनदर रे है, तो इनके बीच में जो गैप होगा, इसी गैप को हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। ठीक है। अब बात आई कि एंगल के बारे में। एंगल के टाइप्स भी हमने पढ़ रखे हैं कि जीरो एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ऐसे हमने एंगल के टाइप्स में भी बात की थी। 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल में आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ रखा होगा। तो एंगल्स के बारे में आपने 9th क्लास में काफी डीप बात की है, स्टडी कर रखे हैं आप लोग। ठीक है। अब 11th क्लास में क्या डिफरेंट है, तो 11th क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि एंगल्स को हम मेजर कैसे करेंगे, या एंगल को मेजर करने के जो सिस्टम्स हैं। ठीक है। एंगल को
एंगल को मेजरमेंट करने के सिस्टम कितने होते हैं, यानी यूनिट क्या है एंगल की, तो इसी को हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो कितने सिस्टम है एंगल को मेजरमेंट करने के? टू सिस्टम है। एक सिस्टम तो है डिग्री सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम क्या है? डिग्री सिस्टम, और दूसरा सिस्टम क्या है? सेकेंड सिस्टम क्या है? रेडियन सिस्टम। एंगल को हम टू सिस्टम्स में मेजर कर सकते हैं, तो डिग्री में या तो रेडियन सिस्टम में। अब आपने फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है कि फिजिक्स में आपने पढ़ा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसमें एक प्लेन एंगल था और एक सॉलिड एंगल था। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन। और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है मेजरमेंट करने की वो क्या होती है? स्टेरेडियन। अच्छा, यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हैं, उससे हम कंपेयर करते हैं, तो स्टैंडर्ड रेफरेंस को हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, यूनिट के द्वारा ही हम फिजिकल क्वांटिटी का क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट का मतलब होता है कंपेयर करना। तो वैसे ही एंगल की जो यूनिट क्या है? डिग्री या रेडियन, 2 यूनिट्स होती हैं। तो एंगल को हम कंपेयर करते हैं डिग्री से या तो रेडियन से। अब बात आई, अभी तक हम केवल 9th-10th क्लास तक डिग्री सिस्टम के बारे में जानते रहे हैं, ठीक है, डिग्री सिस्टम के बारे में जानते रहे हैं, और रेडियन अब हमें 11th क्लास में स्टडी करना है। तो देखते हैं डिग्री के बारे में, पहले बात करते हैं डिग्री क्या है। तो यदि बात करें, जब भी एंगल की बात करते हैं तो एंगल को पहले आप ये देखना है कि एंगल, मैंने बोला कि एंगल क्या है? कोई 2 लाइन सेगमेंट्स का गैप, ठीक है। अब इसमें अभी तक 9th या 10th क्लास तक हम इसमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, केवल ये बोल देते थे कि 30 डिग्री है या 45 डिग्री है, कोई भी है। तो अब यदि मैं इसमें डायरेक्शन बताऊं कि इस तरीके से मैंने डायरेक्शन बता दी कि इसकी डायरेक्शन कहां से कहां है? इधर से इधर तक। तो इसका मतलब कोई एक ए रे रही होगी और ये रे यहां से यहां गई होगी, तो ये कितना गैप इसने कवर किया, ठीक है, कितना गैप कवर किया। तो जो ये लाइन का क्या रहा होगा? इनिशियल बोलेंगे इसे, इनिशियल लाइन, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे? जो इधर से इधर आई तो इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनल लाइन। जो घूमने वाली लाइन होगी उसे हम टर्मिनल, जो रोटेट होने वाली लाइन होगी उसे बोलेंगे टर्मिनल लाइन, और जो अपनी जगह पे रेस्ट पे रहेगी उसे बोलेंगे इनिशियल। पोजीशन भी बोल सकते हैं। जैसे एंगल क्या है? एंगल ए 2 लाइन सेगमेंट है, इनके बीच में यदि ये इधर पे पॉइंट क्या है? कॉमन, तो इनके बीच में क्या है? एंगल। अब मैं बोल दूं ये जो ब्लू लाइन सेगमेंट थी वो इस क्या हुआ? रोटेट हुई, तो ये जो ब्लू लाइन है उसे हम बोलेंगे टर्मिनल लाइन, और जो अपनी जगह पे रेस्ट पे है उसे बोलेंगे इनिशियल लाइन, ठीक है, या इनिशियल पोजीशन, और ये टर्मिनल पोजीशन। तो ए इधर से इधर आई तो इसकी डायरेक्शन ए हुई। अब आप लोग के लिए डायरेक्शन कौन सी होगी जरा बताओ मुझे। देखो, मेरे लिए डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, लेकिन आपके लिए डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप लोग के लिए जब मैं इसको इस साइड से देखूंगा तो ए डायरेक्शन कौन सी होगी? ब्लू मार्कर इधर से गई, ठीक है, तो गया, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि यदि हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, यदि हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है, करेंगे। और यदि हम एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उसे हम निगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। ये हमारे लिए नई बात है, ये हमारे लिए न्यू चीज है, ठीक है बेटा।
10th और 9th क्लास में अभी हमने ये नहीं जाना था, लेकिन अब हमारे लिए 11th क्लास में ये नया है कि यदि हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो हम उसका साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव, और यदि हम उस एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो हम उस एंगल को क्या लेंगे, नेगेटिव साइन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा, ये जो गैप होगा, अभी कौन सी डायरेक्शन है जरा देखो तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये एंगल कितना भी होगा 30 डिग्री 45 डिग्री, वो कैसे साइन से रिप्रेजेंट होगा, पॉजिटिव नेचर से। कैसे नेचर से, यहाँ पे पॉजिटिव टाइप का एंगल होगा। इस डायग्राम में मैं इसमें क्या कर दूं कि ना डायरेक्शन इधर से ऐसे कर दूं, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि ये एंगल है, ये तो आपको बेसिक पता है कि एंगल क्या है, गैप, तो दो लाइन सेगमेंट या टू रेज के बीच का गैप है। अब यदि इसको हम मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये एंगल कैसे नेचर का होगा, निगेटिव नेचर का होगा। ठीक है, निगेटिव नेचर का होगा। ये बात हमको याद अपने माइंड में सेट करनी है। ठीक है, कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे पॉजिटिव यदि मैंने 45 डिग्री लिख दिया तो ऑटोमेटिक इसके आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव। हम बेसिक साइन यूज नहीं करते, लेकिन हाँ यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल होता तो इसे मैं -45 नेगेटिव 45 डिग्री रिप्रेजेंट करता। यदि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 है तो इसको बेसिक में केवल 45 डिग्री लिखता। ठीक है, क्योंकि उसके आगे ऑटोमेटिक कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव। इतना तो हमें आता है। तो आगे बात करते हैं अब इन सिस्टम्स की, कि डिग्री सिस्टम किस तरीके से हमारे मैथमेटिशियन ने एंगल्स को डिग्रीज में कैसे मेजर किया होगा, डिग्री क्यों नाम पड़ा गया उसका। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानो कि जैसे एंगल दो लाइन सेगमेंट के बीच में बनता, यदि मैं कोई भी एक लाइन सेगमेंट, एक को रेस्ट में रखूं दूसरे को रोटेट करूं, जब ये रोटेट करूंगा तो आप ध्यान से देखना, ये जो कर्व आर्क बनेगा, ठीक है, ये जो आर्क बनेगा उस आर्क से आपको क्या इमेज आयन होगा कि एक सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है, और जहां जिस पॉइंट से जो कॉमन पॉइंट था वो उस सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट। तो सपोज ये कोई लाइन है, ए बी लाइन है या ओ ए रे है, लाइन सेगमेंट है, और मैं इस लाइन को क्या कर दूं, जैसे मार्कर है, इसकी इनिशियल पोजीशन मैं बोल दे रहा हूं। ठीक है, और इनिशियल पोजीशन, और फिर मैं क्या करूं, इस ओ ए को या इस मार्कर को इस तरीके से रोटेट करूं, पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करा दूं, तो क्या बनेगा आपका, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर सर्कल बना होगा, है ना। तो ठीक है, सर्कल पे मत जाना, केवल कॉन्सेप्ट पे जाना है अपन को। ठीक है, तो ये जो आपका मार्कर जब हम रोटेट करेंगे, पूरा रिवॉल्व कराएंगे, तो क्या बनाएगा, वो एक सर्कल बनाएगा। और ये जो इनिशियल पोजीशन की जो लेंथ होगी, उस मार्कर की जो लेंथ रही होगी, वो क्या कहलाएगी, इस सर्कल की रेडियस। क्या कहलाएगी बेटा, रेडियस कहलाएगी। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना कि जो हमारे मैथमेटिशियनों ने किया, उन्होंने क्या किया, उनने बोला कि ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर जैसे ही इसको हमने पूरा टोटल घुमाया तो सेंटर पे जो टोटल गैप बना, ये जो टोटल गैप बना, इसी गैप को हम क्या कहेंगे, टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये मतलब कहलाया टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो जब हम डिग्री की बात कर रहे थे तो डिग्री में क्या होगा कि इस पूरे टोटल एंगल एट द सेंटर को 360 पार्ट्स में, 360 इक्वल पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। मतलब पूरे होल सर्कल पे जो टोटल गैप था, इसको ने कहा कि यार एक काम करो, इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। कितने पार्ट्स में डिवाइड करो, 360 पार्ट्स में डिवाइड करो। और कैसे कैसे पार्ट्स में डिवाइड करना बेटा, सारे पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, इस तरीके से।
मतलब सर्किल को, पूरे होल सर्किल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब इस तरीके से ऐसा ये बनता रहेगा, ठीक है, इस तरीके से बनता रहेगा, तो ये पूरा सर्कल 360 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें मैं कोई भी एक पार्ट्स को बोलूंगा, ये जो एक पार्ट होगा ये वाला, ठीक है, कोई भी, मैं अलग से इधर पे डायग्राम जूम करके दिखा रहा हूँ, ये ओ रहा और ये इधर पे, जो कोई एक पार्ट्स, तो इस एक पार्ट में जितना भी एंगल सबटेंड हुआ सेंटर पे, जितना भी इस आर्क के द्वारा एंगल बना, उस एंगल को बोला गया 1 डिग्री। क्या बोला गया? 1 डिग्री। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सर्कल की सरकमफेरेंस थी टोटल जितनी भी, सपोज सर्कल, अब देखो कोई भी सर्कल, किसी भी रेडियस का सर्कल हो सकता है, बिल्कुल ध्यान रखना। अभी मैं आपको नॉर्मली समझाने के लिए बोलूं कि सपोज इस सर्कल का ना टोटल लेंथ था इधर से इधर तक 360 मीटर। कितनी लेंथ थी इसकी? 360 मीटर पूरा, यानी 360 मीटर लेंथ का मतलब इसका टोटल सरकमफेरेंस था 360 मीटर। तो इसके 360 पार्ट्स जब करोगे तो हर एक पार्ट्स की जो, देखो जब सरकमफेरेंस के हम टुकड़े करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। आर्क इज व्हाट? आर्क इज अ पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस। तो हमने यहाँ पे सरकमफेरेंस के क्या कर दिए हैं? 360 पार्ट। तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? हर एक पार्ट कहलाएगा आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सरकमफेरेंस, ठीक है। तो अब एक हर एक पार्ट्स 1 मीटर का होगा और उसकी रेडियस कुछ हो, जो भी है आर है, ठीक है। इसके द्वारा, इस समय इसके द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा उसे बोलेंगे हम 1 डिग्री। और डिग्री को आपको ये तो पता है, छोटी छोटी क्लास में पढ़ते चले आ रहे हो कि डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर हल्का सा जीरो बनाना है, ठीक है, जीरो नहीं है बट आपको जीरो की तरह बनाना, तो इसे हम रीड करते हैं डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री। तो एक था डिग्री सिस्टम। क्या था डिग्री सिस्टम? एक बार फिर बात करते हैं। सर्कल, ठीक है, सर्कल के सेंटर पे जो टोटल एंगल बना, सर्कल के सेंटर पे जो टोटल एंगल सबटेंड हुआ, टोटल एंगल सबटेंड मतलब कोई भी सर्कल आपने बनाया और ये बोला कि ये है इसका सेंटर, और आप इस लाइन को रोटेट, जब पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट रिवॉल्व कराएंगे तो इस सर्कल के सेंटर पे क्या बनेगा? टोटल गैप हो जाएगा, सर्कल के सेंटर का गैप होगा, और गैप को ही तो हम क्या बोलते हैं? एंगल। यानी ए क्या है? इट इज अ टोटल एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पे जो ये मैंने मार्क किया है क्या है? टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये जो टोटल एंगल है, इस टोटल एंगल के कितने पार्ट करने हैं? 360 पार्ट करने हैं। और सारे पार्ट्स आपस में कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब इस तरीके से जो हमने 360 पार्ट्स किए हैं, इसके हर एक पार्ट्स में मैं कोई भी एक इसको जूम करके देखूं तो मैंने जूम करके ये दिखाया कि ये जो एक पार्ट्स में कोई भी एक पार्ट जो होगा उसमें उस समय यहाँ पे जितना एंगल बनेगा उस एंगल को हम बोलेंगे 1 डिग्री एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। तो आपको याद रखना है, यानी कि हर एक पार्ट्स में टोटल 1 डिग्री इसमें एंगल बनेगा, 1 डिग्री इसमें बनेगा, 1 डिग्री इसमें बनेगा, और ऐसे कितने पार्ट्स हैं इसके? 360 पार्ट हैं। तो यानी सर्कल के सेंटर पे टोटल कितना एंगल बन जाएगा? तो टोटल एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल कितना होगा? वो होगा 360 डिग्री। ठीक है, कितना होगा बेटा? टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। क्लियर? अब मैं बात करता हूं रेडियन की। ठीक है, तो रेडियन में हम एंगल्स को कैसे मेजर करेंगे? अभी तक हमने ये सीखा कि एंगल क्या थे, एंगल इज अ गैप, एंगल सीखा नहीं, एंगल तो हम पहले ही से स्टडी कर रखे थे, रिवीजन किया। एंगल इज अ गैप बिटवीन टू लाइन सेगमेंट आर टू रेज which have one common vertex। एंगल कितने टाइप्स के होते हैं वो आपने 9th में स्टडी कर रखा है। पेयर्स ऑफ एंगल क्या होते हैं,
उनके कितने टाइप्स होते हैं वो भी आपने स्टडी कर रखा है। और अब हमने नया क्या सीखा, हमने नया ये सीखा 11th क्लास में आके कि जब हम एंगल को डायरेक्शन की बात करें, एंगल की डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो उसमें टू डायरेक्शन होगी, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उस समय एंगल को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करते हैं तो उसे हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे लिए नया था, 11th क्लास में नई चीज थी, अभी तक हमने 10th और 9th में नहीं पढ़ रखा, स्टडी किया था। अब उसके बाद हमने अभी तक बस केवल डिग्री का यूज कर रहे थे, लेकिन डिग्री कैसे आया उसके बारे में नहीं पता था। तो ये भी एक हमारे लिए 11th क्लास में नया टॉपिक था। 1 डिग्री क्या है और डिग्री सिस्टम होता क्या है। तो ये हमारे मैथमेटिशियनों ने क्या कहा कि मैथमेटिशियनों ने सिंपल सा लिया कि किसी भी सर्कल के, चाहे वो कोई भी रेडियस का सर्कल होगा, उसके सेंटर पे टोटल एंगल जो बनेगा उसको 360 डिग्री बोला। उन्होंने उसको क्या बोला कि टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज व्हाट 360 डिग्री। लेट कर लिया उन्होंने कि इसके बीच में जो टोटल गैप है वो कितना है 360 डिग्री है। और फिर उस 360 डिग्री के 360 पार्ट किए, इक्वल पार्ट किए, तो हर एक पार्ट जो होगा वो कितने डिग्री का होगा 1 डिग्री का होगा। एक कॉन्सेप्ट था डिग्री का। अब बात करते हैं इसके जस्ट आफ्टर रेडियन की। रेडियन क्या है और रेडियन की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना, हमें क्यों रेडियन की आवश्यकता पड़ी है। रेडियन की जब हम डिग्री के बारे में पहले ही से जान रहे हैं, जब हम एंगल को डिग्री के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, तो अब हमें अलग से क्यों एंगल को रेडियन के फॉर्म में क्यों जरूरत है कि क्यों हम मेजर करें, है ना। जब हमारे पास एक है ऑप्शन है, डिग्री में हम मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि ये कंपेयर करना मतलब ये एंगल बड़ा है या ये एंगल बड़ा, तो डिग्री के फॉर्म में लेके हम बता सकते हैं। तो फिर हमें रेडियन की ही क्यों जरूरत पड़ी। तो अब हम इस टॉपिक के में भी बात करते हैं। तो सेकेंड सिस्टम है हमारा एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन सिस्टम। अब ये बिल्कुल से नया टॉपिक है आपके लिए पढ़ने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। अभी तक चलो ठीक है, डिग्री के बारे में तो आप जान रहे थे, लेकिन रेडियन के बारे में अभी नहीं जान रहे थे। तो रेडियन क्या है, तो रेडियन के जब भी रेडियन में एंगल को फाइंड किया जाता है तो उसका फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी इस फॉर्मूला से एंगल फाइंड किया जाएगा तो उसकी वो एंगल रेडियन, उस एंगल की यूनिट होगी रेडियन, ठीक है। उस एंगल की यूनिट क्या होगी रेडियन। जैसे हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है। अब हमने कहा इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है O, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या है O, और O से ए क्या है, OA क्या होगी इसकी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस को सपोज मैं डिनोट कर दे रहा हूँ R से अधिकतर। अब मैंने क्या किया, ए से कुछ दूर पर एक B पॉइंट टेक कर लिया सरकमफेरेंस पे ऑन द सरफेस ऑफ सर्कल। तो लेंथ बिटवीन A पॉइंट एंड B पॉइंट इज व्हाट इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल। तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे ये जो AB है ये क्या हुई आर्क, ये क्या होगी आर्क। अब B पॉइंट को भी मैं सेंटर से ज्वाइन करा दूं, तो ये आपने 10th क्लास में सीखा था कि इस आर्क ए वाला जो एंगल होगा, इसे सपोज मैं थीटा नाम दे रहा हूं, तो ये जो थीटा होगा ये क्या कहलाएगा, ये थीटा कहलाएगा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर, ठीक है। इस थीटा को हम क्या बोलेंगे, इस थीटा को हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर। और ओ ए की लेंथ r है, ओ ए रेडियस है, तो ओ बी भी इसकी क्या होगी रेडियस। सपोज इस आर्क की लेंथ को हम कितना लेट कर लेते हैं कि जो लेंथ है वो कितनी है l,
ठीक है। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी है l। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से एंगल कितना बना सेंटर पे थीटा, लेंथ ऑफ आर्क l और अपॉन r। इस फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आएगी उसकी यूनिट होगी, मतलब जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, एंगल की। थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल एट द सेंटर। थीटा इज व्हाट, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, उस आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल है। तो अब बात करते हैं, तो जब भी हम इस फॉर्मूले से, ठीक है, जब भी हम इस फॉर्मूले से एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसकी यूनिट होगी रेडियन। क्या होगी, रेडियन। अब एग्जांपल के फॉर्म में मैं बात करता हूं, एग्जांपल लेता हूं एक, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक सर्कल है, ठीक है, इसकी मैं रेडियस ले लेता हूं 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर ले ली, और इसके लेंथ ऑफ आर्क जो लिया मैंने L इज इक्वल टू वो 14 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, सपोज वो थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इस फॉर्मूले से लगाओगे कि एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क यानी L अपॉन रेडियस, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है 14 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया और 7 2 जा 14, तो थीटा कितना आया 2। और इसको इसके बगल में हम क्या लिखेंगे, रेडियन। क्या लिखेंगे बेटा, रेडियन। या हम इसको थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2 के ऊपर c भी लगा सकते हैं, या नॉर्मली हम थीटा इज इक्वल टू 2 ओनली 2 भी बोल सकते हैं। ना तो रेडियन लिखे ना c लिखे, कुछ केवल न्यूमेरिक वैल्यू लिख दे एंगल की तो वो भी रेडियन कहलाएगा। तो इस तरीके से कुछ रेडियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, ठीक है। अब एक और बात करते हैं, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि रेडियन की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो जरा यहाँ पे देखेंगे कि इस बार मैं एक अनदर एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, और इस बार मैं बोल दूं कि ना O सेंटर है इसका और A क्या है, पॉइंट ऑन द सरफेस। अभी जो OA लाइन है इसको मैं कंप्लीट रिवॉल्व कराऊं, मतलब पूरा एक चक्कर लगा दूं, ठीक है। तो पूरा चक्कर लगाऊंगा तो एक कौन सा एंगल हो गया, इसके बारे में पहले ही बता दिया। एक कौन सा एंगल हुआ, टोटल एंगल एट द सेंटर, टोटल एंगल एट द सेंटर। अब इस टोटल एंगल जो है सेंटर पे वो किसके द्वारा सबटेंड, किस आर्क के द्वारा सबटेंड किया गया, तो आप ध्यान दें, ये जो टोटल एंगल है वो कौन सी आर्क के द्वारा सबटेंड किया गया, तो ये पूरी टोटल आर्क के द्वारा सबटेंड किया गया एंगल है ना। तो टोटल आर्क होती क्या है, मतलब ये जो आर्क है पूरा A से लेके A तक की जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, ये टोटल लेंथ कहलाएगी आर्क की, टोटल लेंथ ऑफ आर्क। और इसी टोटल लेंथ ऑफ आर्क को हम क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2 पाई r, यदि उस सर्कल की रेडियस कितनी रही होगी r, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि सपोज ये एंगल कितना है थीटा, ये टोटल एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाओ, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई 2 पाई r, और अपॉन रेडियस कितनी हो गई r, r से r कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, यानी हम बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन। 2 पाई इधर रेडियन लिख देते हैं, ठीक है, और RAD से डिनोट करते हैं, तो 2 पाई रेडियन। अब हम ये बोल सकते हैं कि सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल जो बनता है वो कितना बना रेडियन में, इन द रेडियन 2 पाई, और डिग्री में कितना बन रहा था 360 डिग्री। तो यहां से एक रिलेशन मिल जाएगा डिग्री और रेडियन का। हमें ये पता है कि सर्कल के सेंटर पे जो टोटल एंगल बनता है डिग्री में कितना बनता है उसे हम 360 डिग्री बोलते हैं, और इसी गैप को हम रेडियन में क्या बोलते हैं 2 पाई रेडियन बोलते हैं। इसी गैप को हम रेडियन में क्या बोलते हैं 2 पाई रेडियन। आपको पता है C लिख दे तो रेडियन साइन होता, और कुछ भी ना लिखे तो भी रेडियन ही बोलेंगे, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन, तो हमें एक रिलेशन मिल गया कि 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, क्योंकि इसी टोटल एंगल को डिग्री में 360 डिग्री बोलते हैं और रेडियन में 2 पाई रेडियन बोलते हैं। तो यानी ये 2 पाई रेडियन कितने डिग्री के इक्वल हुआ 360 डिग्री के इक्वल हुआ। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में जरूर बात कर लूं कि फिर मैं रिलेशन में बात करूंगा, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन।
तो पहले ये बात करते कि रेडियन में हमें जरूरत क्यों थी मेजर करने की। तो हम इसके पहले डिग्री में मेजर करते थे एंगल को। अब जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शन। तो जब भी फंक्शन का ग्राफ बनाया जाता है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, y को ही हम fx बोला करते हैं, हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ठीक है, इतना क्लियर। तो अब इसके बाद हम ये बात करें कि जो ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होती है, ये होती है नंबर लाइन। ये क्या होती है बेटा? नंबर लाइन। और नंबर लाइन में केवल और केवल क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर। नंबर लाइन में क्या होते हैं? रियल नंबर। थोड़ा इसको मैं बड़े करके इसको मैं रफ कर रहा हूं। नंबर लाइंस में केवल क्या होते हैं बेटा? नंबर्स होते हैं। जो ए एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जिसको हम एफ एक्स भी बोलते हैं, और ए हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये जो नंबर लाइन है, इन नंबर लाइन में क्या होते हैं? केवल और केवल रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी एक नंबर लाइन है, इसमें भी क्या होंगे? नंबर लाइन है, इसमें भी क्या होंगे? रियल नंबर। रियल नंबर तो आप समझते होंगे, रियल नंबर इज व्हाट? ऐसे नंबर जो माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं, वो सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे मैं एक फंक्शन लू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आपको पता है इस साइन एक्स फंक्शन में एक्स क्या है? एंगल। एक्स क्या है? एंगल। तो मतलब मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, एंगल की वैल्यू या एक्स एक्सिस में लेनी पड़ेगी, और जो उसका आउटपुट आएगा पूरा साइन एक्स फंक्शन, साइन एक्स का वैल्यू, वो वाई पे पुट करेंगे। अब जैसे सपोज मैं इस पे 30 डिग्री पुट करता, क्या पुट करता? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने x की जगह 30 डिग्री लिख रहा है, वो और x एक्सिस में तो केवल और केवल क्या होंगे? 0 1 2 3 ओनली प्योर रियल नंबर होते हैं। मतलब कोई अलग से कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि प्योर रियल नंबर होंगे। अब इस डिग्री की वैल्यू तो हम इस नंबर लाइन में बता ही नहीं सकते, शो ही नहीं कर सकते कि 30 डिग्री कहाँ पे होगा। तो फिर एक तरीका देखा कि हम डिग्री को क्यों ना रियल नंबर में कन्वर्ट कर लें। डिग्री को क्यों ना हम रियल नंबर में कन्वर्ट कर लें। क्यों? क्योंकि हम जब फंक्शन के ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे डिग्री को रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते। तो डिग्री को किस में कन्वर्ट करा? रियल नंबर पे। और जो डिग्री को रियल नंबर पे कन्वर्ट किया गया ना, वही क्या कहलाता है? रेडियन। क्या कहलाता? तो एक चीज याद रखना, रेडियन एक टाइप का, यदि कोई एंगल रेडियन में है तो यानी वो एक रियल नंबर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? रियल नंबर के फॉर्म में। क्यों? देखो, अभी एक एग्जांपल लिया था अपन ने कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, है ना। जैसे ये लेंथ है 14 सेंटीमीटर और रेडियस है इसकी 7, तो ऐसा इधर जो एंगल आएगा 14 सेंटीमीटर अपॉन 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और 2 आया। तो आपको पता है अब इसके बगल में कोई भी यूनिट नहीं है। जब यूनिट नहीं है तो ये कैसा हुआ? एक प्योर नंबर हुआ, एक रियल नंबर, क्योंकि प्योर नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, है ना। और इसी को हम अभी हमें पता चल गया है रियल नंबर है और साथ में एंगल है, तो इसको रेडियन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेडियन कोई यूनिट नहीं है। रेडियन केवल ये बताता कि एंगल है और एंगल को हमने प्योर रियल नंबर में कन्वर्ट किया है। अब हम बता सकते हैं कि इस थीटा को किधर पे है ये एंगल। जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे, तो अब हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो एक चीज आपको याद रखना, रेडियन इज व्हाट। अभी तक क्या सीखे इस लेक्चर से? इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि रेडियन की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अब हमारे सिलेबस में क्या नाम है? चैप्टर का क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और फंक्शंस को हमेशा हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? फंक्शंस का ग्राफ बनाया जाएगा। उसी ग्राफ के कारण ही हम क्या फाइंड करेंगे? डोमेन रेंज फाइंड करेंगे। आगे चल के हम फिर बात करते हैं फंक्शन से बहुत कुछ। यानी कि आप ये बोल दो कि जो हायर मैथमेटिक्स है ना,
वो रिलेशन फंक्शन और सेट से पूरा का पूरा ये जो सेट रिलेशन फंक्शन है, इसी चीज पे पूरी हायर मैथमेटिक्स डिपेंड हो रही है। अभी आप 12th में जाओगे पूरा कैलकुलस में ना, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी जो पार्ट्स है फंक्शन पे डिपेंड करेंगे। फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ये सारा बेसिक पढ़ रहे हो आप लोग हायर मैथमेटिक्स। समझ लो 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए, तो आपको एक एक चीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और फंक्शन का हम ग्राफ, कोई भी फंक्शंस का हम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब जिसकी डोमेन रियल नंबर हो और रेंज क्या हो, सबसेट या इक्वल हो रियल नंबर के सेट से। ये पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में। तो हमें एक्स एक्सेस में भी रियल नंबर मिलेंगे, वाई एक्सेस में भी रियल नंबर बनेंगे, और जो डिग्री में एंगल की वैल्यू होती है वो ये समझ लेना वो रियल नंबर नहीं होती। तो फिर हमें डिग्री को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यदि हमें इसके ग्राफ बनाने थे रियल नंबर में, और रियल नंबर का मीन्स ही होता है रेडियन। ठीक है, रियल नंबर का मीन्स ही होता है रेडियन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जरूर लिखें कि नेक्स्ट क्लास भी मैं पढ़ाऊं, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है।